तो दोस्तों एक नए वीडियो में ये जो मूर्ति देख रहे हैं दोस्तों, ये दीदारगंज से मिली हुई है। दीदारगंज आधुनिक पटना में है। हालांकि इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मौर्यकालीन कला यानी कला वाली सीरीज में हम मौर्यकालीन कला पे पहुंचे हैं। यानी इसका तीसरा वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक होता है वो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मौर्यकालीन कला को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मौर्य काल को ही समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मौर्य साम्राज्य जो था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में रहता है, जिसमें प्रमुख शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान। अशोक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा कृषि जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि मुख्य व्यवसाय था, व्यापार उद्योग यहाँ पे थे। पंचमार्क सिक्के भी थे यहाँ पे, चिन्हित सिक्के थे, और उसके अलावा भी सिक्के पाए गए हैं थोड़ा सा। और सड़कों, सिंचाई एवं जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म थे दोस्तों उस टाइम। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में प्रमुख हाथ जो कौटिल्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में था, तो इनके गुरु जो थे वो कौटिल्य थे। चाणक्य जिनका नाम था, उनको विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। और अंतिम जो नंद शासक थे, घनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया गया था। 322 ईस्वी से इनका ईसा पूर्व से इनका शासन शुरू होता है। राजधानी पाटलिपुत्र पटना में होती है। प्रशासक के तौर पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। वैसे जैसे ही शासक में होते हैं कि शासक ही प्रमुख होगा, उसके बाद विशाल सेना होगी, नौकरशाही होगी, वो सारी चीजें ठीक है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और विदेशी संबंध के तौर पे सेल्यूकस निकेटर से संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य की 305 ईसा पूर्व में। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इंडिका जो बुक लिखा है वो आता है। श्रीलंका, मध्य एशिया, मिस्र आदि देशों से बौद्ध धर्म आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। ये दो बुक मौर्य काल से संबंधित हैं, तो अच्छे से याद रखिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने। पतन होता है कि भाई अशोक के बाद जो कमजोर शासक आ गए और साम्राज्य में षड्यंत्र होने लगा, उसके बाद अंत हो जाता है। और 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना होती है मौर्य वंश के बाद। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मौर्य शासक के संबंध में। अब लोग हम समझेंगे कि मौर्यकालीन कला, तो कला तो ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हुए समझेंगे कि सारनाथ के स्तंभ और जो स्तूप मिले हैं, वो सारी चीजें कहाँ से मिली हैं, एक एक चीज डिटेल में चलते हैं। उसके पहले बात कर लेते हैं, एक परंपरा आती है दोस्तों, श्रमण परंपरा। ये अक्सर आपने सुना होगा। श्रमण परंपरा की जो धर्म थे वो कौन कौन से थे, तो प्रमुख धर्म तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म था। और ये जो श्रमण है वो श्रम शब्द से बना हुआ है दोस्तों। श्रम का होता है अर्थ परिश्रम, तपस्या, और उसी से बना हुआ है श्रमण का मतलब है कि वह व्यक्ति जो तप करे, साधना करे और आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता रहे, तो उसे बोलते हैं श्रमण सभ्यता, श्रमण परंपरा। ठीक है। मुख्य धर्म में 3 हो गए। मुख्य विशेषताओं के तौर पे बात करेंगे तो जो श्रमण परंपरा में जो धर्म होते हैं वो मानते हैं कि यज्ञ और कर्मकांड नहीं होना चाहिए, तो उसका विरोध करते हैं। और अहिंसा, सत्य, तप और नैतिक जीवन पर बल देते हैं। जाति भेद का विरोध करते हैं कि जाति बात नहीं होना चाहिए। मोक्ष या निर्वाण जिसको बोलते हैं, उसको जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और सरल जीवन और संन्यास को महत्व देते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भी और अशोक ने भी बौद्ध धर्म का को संरक्षण दिया था, इसलिए समय परंपरा समझ लेंगे तो कई बार आपके लिए फायदेमंद होता है। भारतीय समाज में धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया और बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार का आधार बना यही। और भारतीय कला, वास्तुकला एवं दर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर एक लाइन याद करना हो तो वैदिक कर्मकांड के विरोध से
उत्पन्न तप, अहिंसा और त्याग पर आधारित धार्मिक आंदोलन ही श्रवण परंपरा कहते हैं। हालांकि बौद्ध और जैन जो धर्म आया है उसको भी देखेंगे तो वैदिक जो धर्म था उसी के विरोध में ही आया था, जितनी जातिवाद और कुरीतियां हो गई थी उनके विरोध में था। खैर आगे चलते हैं, मौर्यकालीन कला की बात करते हैं। दोस्तों मौर्यकालीन कला की बात करेंगे हैं तो कुमार स्वामी का एक विभाजन है। विभाजन मतलब ये है कि उस टाइम कला कितने भागों में विभाजित थी। तो एक राजकीय कला होती है, एक लोक कला होती है। ठीक है, राजकीय कला जो होती थी वो राजकीय संरक्षण प्राप्त था राजा के अंदर, जो दरबार में होती थी। इसको उत्कृष्ट कला भी कहा जाता था, जो राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा, नगर परकोट इत्यादि सब होते थे। जबकि जो लोक कला होती है राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता है और कलाकार स्वतंत्र रूप से होते हैं और निम्न स्तरीय कला कही जाती है, प्रजा के पास संजो होती है। कलाकार का जीवन यापन चलता है और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी बनती हैं इसमें। अभी एक यक्षिणी की मूर्ति हमने बात की, उसको आगे चल के हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सारनाथ का स्तंभ है दोस्तों ये। अगर सारनाथ के स्तंभ को हमने थोड़ा सा डिटेल में भी लिया है, ये देखो थोड़ा 3D टाइप में है, कितना सुंदर है ना। और ये शेर कितने जीवंत लग रहे हैं, ये बाल और ये मांसल जो उनके पैर हैं मोटे मोटे, तो ऐसा लगता है कि जिसने बनाया होगा वो बड़े ही कला मर्मज्ञ रहा था दोस्तों वो। और मौर्यकालीन कला की जो स्थिति थी वो पता चलता है। 4 सिंह हैं दोस्तों, चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। सिंह शक्ति, साहस और सतर्कता के प्रतीक होते हैं। वहीं और जो ये गोलाकार पृष्ठ है और इसी गोलाकार पृष्ठ पर ये चारों शेर अवस्थित हैं और इनमें एक 24 तीलियों वाला चक्र भी अंदर रखा हुआ है, तो जिसको अशोक चक्र कहते हैं। 24 तीलियां बनी हुई हैं, धर्म के मार्ग और न्याय के शासन का प्रतीक है दोस्तों ये। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं जो ये बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि ये उल्टा, क्या बोलते हैं, उल्टा यानी कमल है। एक मिनट में दिखा दे रहा हूं, ये उल्टा कमल जिसको बोलते हैं, लोटस बेस, उल्टा कमल के जैसे एकदम बढ़िया आकृति बनाई गई है इसमें, कितनी अच्छे से देखो। और उसके बाद एकदम सटीकता से बनाया गया है, कुछ भी इसमें थोड़ी से भी ऊपर नीचे नहीं है। और इसमें जो पॉलिश हुई है वो बड़ी ही साफ और सुंदर दिखाई देती है। तो ये उल्टा कमल जो है शुद्धता और पवित्रता और सृष्टि की सुंदरता का प्रतीक है। इसके बाद और जो 4 पशु दिखाई देते हैं दोस्तों इसमें, तो वो हाथी जो दिखाई देता है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, जबकि घोड़ा है जो महान त्याग का प्रतीक है, जो कि घर त्यागते हैं वो। और बैल है बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक, जबकि सिंह है धर्म की शक्ति का प्रचार का जो करता है प्रतीक है, जो वो लॉयन है। ठीक है, सिंह जो स्तंभ था इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये दूसरा है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, आगे चलते हैं। हाँ, ये स्तंभ दोस्तों, इस स्तंभ की बात करते हैं तो राज्य भर से स्थापित किए गए थे। राज्य भर, सॉरी, ये राज्य भर से नहीं होगा, राज्य भर में ऐसे जो स्तंभ थे वो स्थापित किए गए थे। इस पर राज्यादेश लिखा होता था, मतलब राजा का आदेश लिखा होता था दोस्तों, ताकि कोई भी इस पे पढ़ के उसको अमल कर सकता था। वर्तमान में 30 स्तंभ को मिले हैं, 6 फायान और 15 रेंसांग बताता है। जबकि इसकी अगर डिटेल में बात करें तो कैसा होता था, तो ये नीचे बेस से ऊपर तक यहाँ तक देखेंगे तो इसको यष्टि बोलते हैं दोस्तों, ग्वादुम लाट कहा जाता है। और ये जो उल्टा कमल था अभी हम लोगों ने देखा, तो पूर्ण घट या उल्टा कमल इसको बोलते हैं। उसके बाद चौकोर या गोल फलक होता है। इसके पहले जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें गोल फलक है, जबकि इसमें अबेकस यानी फलक जो है चौकोर है। ठीक है,
और जो आकृति शेर की इस पे बनी हुई है, हर कई जो अलग अलग स्तंभ हैं, अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, किसी पे शेर की है तो किसी पे बैल की है, तो इस तरीके से है। अगर जो आकृति बनी है और जो फलक है और उल्टा जो कमल है, इस पूरे को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, पहगड़ा इसको बोला जाता है। अगर सीरियल वाइज देखें कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन सी आकृतियां आती हैं, तो पहले पशु रहेगा, उसके बाद फलक आएगा, उसके बाद उल्टा कमल आएगा और फिर यष्टि होता है, ये जो पूरा स्तंभ होता है। एकाश्म में पत्थर से बना होता है और सभी जो बने हैं वो चुनार की बड़काव से, मतलब वहां से पत्थर लाए गए हैं। पॉलिशदार है, नीचे मोटाई ज्यादा है और स्वतंत्र भूमि पर लगे हुए हैं, यानी इनमें चबूतरे नहीं बने हुए हैं। ये 3D में है दोस्तों, ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है इसमें कि कैसे ये वास्तव में दिखते होंगे। आप सारनाथ में आके इसको देख सकते हैं। मौर्य काल में लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास ये बना था। इसमें ये देखो, ठीक है, शीर्ष स्तंभ है, ये ऊपर टेनन बेस, ये सारी चीजें, और ब्राह्मी लिपि में लेख है। आगे चलते हैं, और ये भारतीय जो कला का श्रेष्ठ नमूना है। हम इम्पोर्टेंट चीजों को भी लेके चल रहे हैं क्योंकि यही हमारे काम आने वाली है। मौर्यकालीन स्तूप की बात करते हैं दोस्तों। स्तूपों में दिव्यावदान कहता है, ये दिव्यावदान एक पुस्तक है, वो कहती है कि 7 शारीरिक स्तूपों के अवशेष पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था अशोक द्वारा। वहीं सांची का जो स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश का, उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है लघु स्तूप है, जबकि फर्स्ट त्रिवेदी महास्तूप अशोक ने आरंभ करवाया था। सालभंजी का मूर्ति भी यहाँ पे। और वहीं सारनाथ में अशोक ने 3 स्तूप का निर्माण करवाया, धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप और चौखंडी स्तूप। वहीं तक्षशिला में धर्मराज का स्तूप, यहाँ भी है दूसरे नाम से, और कुणाल स्तूप भी है। वहीं अमरा स्तूप, अमरावती स्तूप और भरहुत का स्तूप भी है। विहार में भिक्षु रहते थे और चैत्य में चट्टान काटकर पूजा स्थल बनाए जाते थे, लेकिन अवशेष नहीं थे। स्तूप में अवशेष थे और स्वतंत्र भूमि पर बनते थे या चबूतरे पर भी बनते थे। दोस्तों ये हमने अपनी नोट से लिया है, जो नोट किया था हमने बहुत पहले। वहीं स्तूप आराधना भरहुत की बात करते हैं। ये काफी सुंदर चित्र है दोस्तों, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, बताना क्या क्या दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये स्तूप और ये वृक्ष, कितनी सारी चीजें हैं और कितनी बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो त्रिरत्न छत्र है, ये वाला क्या बोलते हैं, त्रिरत्न छत्र। जो पवित्र वृक्ष है वो ये है, इधर भी है, और वहीं तोरण द्वार है, ये वाला तोरण द्वार जो गेट कहते हैं, और आराधना करते भक्त यहाँ पे। कितने बढ़िया तरीके से ये जो कपड़े पहने हुए हैं, इसमें सिलवटें भी पता चल रही हैं। हाथ में क्या पहने हैं, गले में क्या पहने हैं, सर पे क्या है, कान में क्या है, एक एक चीज बड़ी बारीकी से पत्थर पर उकेरी गई है। पेन कॉपी जो हम लोग आज देखते हैं उससे बनाना तो आसान होता है, लेकिन एक पत्थर पर सारी चीजें और सेम डिजाइन, बिना उस टाइम बहुत अच्छे पैमाने भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी एकदम सेम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें, क्या कलात्मक दृष्टि रही होगी जो बनाता होगा। तो भरहुत और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ दोस्तों शुंग काल में, और वहीं बलुआ पत्थर का बना है और पैनल स्तूप की पूजा प्राचीन परंपरा को दर्शाती है ये। ठीक है, इसमें यही था। शुरुआत में जो यक्षिणी की मूर्ति देखे थे दोस्तों, वो ये है, और इसमें बड़ी खास बात ये देखने के लिए मिलती है कि उस टाइम कितने अच्छे तरीके से, मतलब कि ये देखो जो पीछे कपड़े हैं उसकी सिलवटें, आगे से ये जो कपड़े पहने हुए हैं, गर्दन में जो माला लटकी हुई है, और हाथ, ये वक्षस्थल, कमर पीछे से देख सकते हैं, और बाल कितने शानदार तरीके से बनाया गया है।
इसको चामरधारिणी प्रतिमा कहते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लाई विश, ये जो पंखा है फ्लाई विश बोलते हैं इसको, उसी को हिंदी में चामर बोलते हैं, इसलिए चामरधारिणी। चामरधारिणी यानी चामर को धारण करने वाली यक्षिणी। और यक्षिणी क्यों बोलते हैं? यक्षिणी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यक्ष की स्त्री होता है इसका मतलब। और यक्ष मतलब क्या होता है? तो यक्ष मतलब प्रकृति जो होती है, धन होता है, वृक्ष होता है, जल या उर्वरता, फर्टिलिटी। तो इनसे जुड़े जो होते हैं अर्धदैवीय देवता की बात होती है इसमें, तो उनकी पत्नी होती है। और यक्षिणी वही उनकी स्त्री रूपी जो देवी है या दिव्य शक्ति है, उनकी ये प्रतिमा है। अगर भारतीय कला में प्रायः यक्षिणियों को निम्न रूप में दिखाया गया है कि अगर निम्न यानी 3-4 रूपों माने जाते हैं। जैसे पहला, सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित महिला होती है। तो इसमें देख रहे हैं कि सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है। वृक्ष की शाखा पकड़े हुए कभी कभी होती है, शालभंजी का मुद्रा होती है इसमें। तो तीसरा है कि समृद्धि, सौंदर्य, उर्वरता और शुभता का प्रतीक होती है ये यक्षिणी। ठीक है। और मौर्यकालीन अगर यक्षिणी की बात करें तो प्रसिद्ध जो है वही दीदारगंज की यही यक्षिणी है, जो कि चामरधारिणी के रूप में जानी जाती है। मौर्यकालीन कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक मानी जाती है। और इसकी चमकदार जो मौर्य पॉलिश है, इसकी विशेष पहचान बनाती है दोस्तों। जैसा कि 2300 साल पहले ये बनाई गई मूर्ति आज भी है, तो समझ सकते हैं कितनी उत्कृष्ट मूर्ति हो सकती है। और इसमें उसकी डिटेल रखी गई है। आप इस मूर्ति को जाके बिहार में देख सकते हैं। हालांकि इसको एआई ने पूरा बना दिया है, हालांकि ऐसा रियल में नहीं है। रियल में जो हमने दिखाया वो वैसा है, इस टाइप से यही है। और इसको दीदारगंज पटना में आप जाके देख भी सकते हैं। उसकी खोज 1917 में हुई थी। चुनार बलुआ पत्थर से बनाया गया है, 162 सेंटीमीटर लगभग। वहीं स्तूप की बात जब करते हैं, स्तूप संरचना में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि कभी कभी सीरियल पूछ देता है कि स्तूप में सबसे ऊपर क्या होता है? छत्र होता है। तो छत्र हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे है छत्र। फिर यष्टि होता है, यष्टि यहाँ पे है, ये वाली यष्टि। फिर हर्मिका देख पाते हैं, हर्मिका, इस नीचे के पूरे को हर्मिका बोलते हैं। वहीं फिर अंड होता है। अंड कौन होता है? ये जो अंडाकार होता है उसको अंड बोलते हैं। अवशेष जो पवित्र सामग्री रखी गई होती है। मेधि क्या होता है? ये चारों तरफ इसकी पहली वाली लाइन जो है मेधि है। वेदिका क्या होती है दोस्तों? ये वाली होती है, बाहर वाली वेदिका बनाई जाती है। और इसी वेदिका में ये जो गेट लगा होता है उसको तोरण बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सोपान आ जाता है। तो ये सीरियल वाइज आपको देखना है। ठीक है। कई तरह के, जैसे शारीरिक स्तूप मतलब महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग या भिक्षु के भी अंग रखे जाते हैं। तो शारीरिक स्तूप पारिभौगिक स्तूप यानी बुद्ध जी या अलग से जो भिक्षु सामान प्रयोग किए रहते हैं, उन सामानों पर, उनके प्रयोग किए गए वस्तुओं पर जो स्तूप बनते हैं, पारिभौमिक स्तूप कहा जाता है। उसी का ये लिखित वर्जन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जैसे गुफा की बात हो रही है, तो बराबर की गुफाएं और एक और गुफा आती है, उसका नाम है नागार्जुन की पहाड़ियों, जिसमें गुफाएं हैं नागार्जुन की गुफाएं। तो बराबर की जो गुफाएं हैं दोस्तों, उसमें जो कहाँ बनी है? ये बिहार में पाई गई हैं। मौर्यकालीन है, 3री शताब्दी पता है, लेकिन इसका निर्माण या निर्माता कौन क्या है? अशोक हैं और उनके पुत्र दशरथ हैं। और जो बराबर की पहाड़ियां, बराबर की गुफाएं हैं, वो आजीवक संप्रदाय को समर्पित हैं, आजीवकों के लिए बनाई गई थी। जबकि सबसे प्राचीन जो शैलकृत गुफाएं हैं उनमें से एक है विशाल ग्रेनाइट चट्टान को काट कर बनाई गई है दोस्तों। और प्रसिद्ध मोर पॉलिश भी यहाँ मिलती है। और वहीं इसके इनमें गुफाओं के नाम कौन कौन से हैं? प्रमुख गुफा के तौर पे बराबर की गुफाओं में सुदामा गुफा है, दूसरा है लोमस ऋषि की गुफा है, लोमस ऋषि की। और तीसरा कर्ण चौपड़ गुफा है। चौथा है विश्व झोपड़ी,
विश्वकर्मा की गुफा है। इसके महत्व की बात करें तो भारतीय शैलकृत वास्तुकला की जो शुरुआत का सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे चलकर जो अजंता, एलोरा जैसी गुफाओं की परंपराओं का आधार बनता है, वो यहीं से शुरुआत होता है। थोड़ा सा नागार्जुन के पहाड़ियों में नागार्जुन की गुफा देखते हैं। तो इसमें प्रमुख गुफाएं कौन सी हैं? गोपिका गुफा, गोपी की गुफा, वडथिका की गुफा और वपिया की गुफा है। इसके महत्व में देखेंगे बराबर गुफाओं की परंपरा जो है, आगे चलकर वही बात होती है। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो बराबर की गुफाएं कौन बनवाया था? अशोक ने। वहीं नागार्जुनी गुफाएं कौन बनवाया था? उसके पौत्र पुत्र नहीं पौत्र दशरथ ने। और नागार्जुन पहाड़ियां कहाँ पे हैं? जहानाबाद बिहार के बराबर पहाड़ियों के नजदीक में ही है। और इसको बनाया था सम्राट दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए। तो ये भी लगभग सेम वही है, सिर्फ नाम बदला है गुफाओं के, ठीक है, और उसके बनाने में। ये वही बात है, नोट्स से उठाया गया है, बराबर की पहाड़ियां और बराबर की पहाड़ियां थी। आगे चलते हैं लोक कला के तौर पे। इसमें तो हम लोग पिछले देख चुके हैं, क्योंकि जो बराबर की पहाड़ियां हैं, सुदामा गुफा कहाँ गया, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी गुफा, लोमहर्ष गुफा, ये दशरथ अशोक द्वारा आजीविक भिक्षुओं के लिए बनाई गई। जबकि नागार्जुन में दशरथ द्वारा यहाँ वध थी, वह ही गोपिका गुफा थी। बिल्कुल ये गुफा का चित्र है। यह सुदामा की गुफा है, बाहर से सपाट, आंतरिक भाग में पॉलिशदार है। जबकि लोमश ऋषि की गुफा अलंकृत है। यहाँ पे लास्ट स्लाइड है कि लोक कला यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों में प्रमुख मथुरा के मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। ये कुबेर के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। वहीं दीदारगंज की चामर ग्राहिणी की यक्षिणी की जो हम लोगों ने बात कर ली, हवा जुलना, जो हाथ में ली गई थी चामर, केपी जायसवाल ने स्त्री रत्न इसको कहा है, जो भी हम लोग बात की। विदिशा नूह ग्वालियर वैराट महरौली से भी प्राप्त हुई हैं। जबकि लोहानीगंज पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक, मंडलकूप, शौच या मल केंद्र होते हैं, सिंचाई और अनाज संग्रहण, ये डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन कला का पक्ष जो होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है और जिस शासक हैं अलग से पढ़ने हैं तो उसको देखेंगे। हालांकि ये सीरीज सिर्फ कला के लिए है, तो आज इसी पे ही हम लोग रोकते हैं ये वीडियो, क्योंकि इसमें मौर्यकालीन कला समाप्त हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।